सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर, इकोनोमाइज़र या प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर अलग अलग टर्म हैं, बट एक ही डिवाइस के लिए इस्तेमाल में लिए जाते हैं, जो कि आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर के बारे में। अब ऐसा क्यों है, मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो चिलर के अंदर सबकूलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए या सबकूलिंग बढ़ाने के लिए एक ऐसे डिवाइस का इस्तेमाल में लिया जाता है जिसको आप सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर कहते हैं। तो जो मैंने आपको 3 टर्म बताए हैं, इकोनोमाइज़र हीट एक्सचेंजर या सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर या प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर, पहले इसको समझ लेते हैं, इसके कन्फ्यूजन को ख़त्म कर लेते हैं। तो इकोनोमाइज़र एक ऐसा टर्म होता है जब कभी भी कोई ऐसा डिवाइस किसी भी सिस्टम में, मान लीजिए चिलर में ये आपको जो डिवाइस देखने को मिलता है, इस डिवाइस को लगाया गया है सबकूलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए। तो यहाँ पर इसका जो पर्पस है वो सबकूलिंग को इंक्रीज़ करने के लिए लगाया गया है चिलर के अंदर, तो इसको हम सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर कहते हैं। अब प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर क्या होता है? तो ये जो सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर है ये मेनली प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर ही होता है, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कई सारे प्लेट से मिलकर बना होता है। इसके बारे में मैंने एक डिटेल एनिमेशन वीडियो बना रखा है अपने चैनल पे, आप जाके ज़रूर देखिएगा, हीट एक्सचेंजर या प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर के ऊपर, जिससे कि आपको पता लग पाए कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके का होता है प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर का। फिलहाल शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दूं, इसमें कई सारे प्लेट्स होते हैं जिनको सेपरेट किया जाता है गैसकेट के थ्रू, और इनमें 2 अलग अलग टाइप के या टेम्परेचर के फ्लूइड्स रन करते हैं और आपस में हीट एक्सचेंज करते हैं। तो जो प्लेट हीट एक्सचेंजर होता है ये एक सब डिवाइड, ये कह लीजिए हीट एक्सचेंजर के अंदर आने वाली एक कैटेगरी है। जैसे कि शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर, कॉइल टाइप कंडेंसर होता है, उसी तरीके से यहाँ पर आपको ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर देखने को मिलता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर मैंने आपको बताया, यहाँ पर चिलर में इसका इस्तेमाल सबकूलिंग के लिए किया गया है या सबकूलिंग इंक्रीज़ करने के लिए किया गया है, इसलिए यहाँ पर इसको हम सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर ही बोलेंगे। तो इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल, क्योंकि ये चिलर का एक इंटरनल पार्ट है, तो रेफ्रिजरेंट इसमें से होते हुए भी गुजरता है, तो इसकी रेफ्रिजरेशन साइकिल भी समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद देखेंगे इसके कनेक्शंस कंडेंसर, इवेपोरेटर और कंप्रेसर के साथ किस तरीके से कनेक्ट होता है। तो रियल वीडियो को देखने से पहले कुछ इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो सामने की तरफ आप ये प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर देख पा रहे होंगे, और इसके कई सारे टाइप्स होते हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फिलहाल इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करना ज़रूरी नहीं है, तो हम जान लेते हैं रेफ्रिजरेंट इंटर और एग्जिट कहाँ से करता है इस प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर में। तो 4 पोर्ट्स हैं जो कि आप सामने स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4, जहाँ से रेफ्रिजरेंट इंटर और एग्जिट करेगा इस एक्सचेंजर में। तो पहला जो पोर्ट होगा वो कंडेंसर से आने वाला लिक्विड रेफ्रिजरेंट इसमें इंटर करता है। सेकेंड एग्जिट करता है इवेपोरेटर के लिए, जो कि इसके नीचे आप देख पा रहे होंगे। थर्ड वन, जो पहला वाला कंडेंसर मैंने आपको बताया था फ्लो आता है, उसी से डिवाइड होकर सेकेंडरी फ्लो इसमें कनेक्ट होता है। और ऊपर की तरफ जो सबसे ऊपर वाला पोर्ट है वो कंप्रेसर की तरफ वेपर रेफ्रिजरेंट जाता है। और साथ ही साथ इसमें 2 एक्सपेंशन वाला आपको देखने को मिलते हैं, जो डिवाइडेड सेकेंडरी फ्लो है उसके बीच में, और सेकेंड EXV जो कि इवेपोरेटर की तरफ जाता है। तो जितना कुछ भी हमने अभी इमेजेस में देखा है उसको यहाँ पर अब डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं रियल वीडियो में। तो आगे चल के मैं इसको सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर कहने के बजाय हीट एक्सचेंजर बोलूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबा नाम हो जा रहा है उसका। तो सबसे पहले मेन स्ट्रीम प्राइमरी फ्लो मैंने जो आपको दिखाया था वो ये है, जो कि कंडेंसर से आने वाला आपका पाइप है, और ये कनेक्ट होगा आपके हीट एक्सचेंजर पे। प्राइमरी फ्लो भी कह सकते हैं, मेन स्ट्रीम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसी से एक और पाइप डिवाइड होगा अभी, जिसे मैंने आपको सेकेंडरी फ्लो के रूप में दिखाया था पिछले इमेज में। तो यहाँ से जो रेफ्रिजरेंट है वो कंडेंसर से होता हुआ आपके फिल्टर ड्रायर कोर से होता हुआ जाता है सीधे हीट एक्सचेंजर में, और इसी से अभी आप सेकेंडरी लाइन भी देखने वाले हैं वो डिवाइड होती है। मेन स्ट्रीम पाइप जहाँ से रेफ्रिजरेंट लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर करता है हीट एक्सचेंजर में, उसी से एक और पाइप को डिवाइड किया जाता है, जो कि आप स्क्रीन पे सामने देख पा रहे हैं। ये है आपका सेकेंडरी फ्लो, ये भी आपका हीट एक्सचेंजर में इंटर होता है, बट अपोजिट साइड से। मेन स्ट्रीम से लिक्विड रेफ्रिजरेंट जाता है हीट एक्सचेंजर में, और इसी सेकेंडरी फ्लो से आपके अपोजिट डायरेक्शन में रन कराया जाता है रेफ्रिजरेंट को। बट इसमें डिफरेंस क्या होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो मेन स्ट्रीम का फ्लो और जो सेकेंडरी फ्लो है वो प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर या सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर के अंदर दोनों अपोजिट साइड में रन करते हैं। तो इस पाइपलाइन में आपको 2 डिफरेंट चीज़ देखने को मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेनलोड वॉल जो कि आप सामने देख पा रहे हैं, और दूसरा जो मेन चीज़ है वो ये आपका TXV वॉल या थर्मोस्टेटिक एक्सपेंशन वॉल, जो कि काम करता है प्रेशर ड्रॉप करने का। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होगा, जो मेन स्ट्रीम से आने वाला लिक्विड है उसका प्रेशर ड्रॉप करते ही जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसका टेम्परेचर भी ड्रॉप हो जाता है। यानी कि जो मेन स्ट्रीम से लिक्विड जा रहा होगा हीट एक्सचेंजर के अंदर, और जो सेकेंडरी फ्लो से लिक्विड रेफ्रिजरेंट आएगा इस
एक्सपेंशन वाल्व से होता हुआ उन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और यहीं से आपका इस हीट एक्सचेंजर का काम शुरू हो जाता है और ये दोनों ही रेफ्रिजरेंट अपोजिट डायरेक्शन में रन करते हैं। तो सेकेंडरी लाइन से एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए जो रेफ्रिजरेंट है वो इंटर करेगा आपका हीट एक्सचेंजर के अंदर और उसके बाद वो पूरी तरीके से सबकूल्ड हो जाएगा और सबकूल्ड होने के बाद वो जाएगा आपके इवेपोरेटर की तरफ, जो कि आप ये सामने लाइन देख पा रहे हैं, ये पाइपलाइन आपके इवेपोरेटर की तरफ जाएगी। आगे चल के दिखाऊंगा, इसमें एक पार्ट और है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एक्सपेंशन वाल्व था आपका, जो आपने देखा जो सेकेंडरी पाइप थी उससे एक्सपेंशन वाल्व से होते हुए जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप होता है और उस प्रेशर टेम्परेचर के ड्रॉप होने के बाद वो एंटर करता है आपके हीट एक्सचेंजर के अंदर। हीट एक्सचेंजर के अंदर उसका जो टेम्परेचर है वो और कम होता है या वो पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में या सैचुरेटेड फॉर्म में आता है, जिससे कि जो इवेपोरेटर की तरफ जाने वाला रेफ्रिजरेंट होगा वो पूरी तरीके से लिक्विड फॉर्म में होगा, जिससे कि आपका जो हीट एब्जॉर्प्शन है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा, जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो चिलर का काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर से बाहर निकलते ही जो रेफ्रिजरेंट है या लिक्विड रेफ्रिजरेंट है उसको एक और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व से गुजारा जाता है, जो कि इवेपोरेटर और आपका जो सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर है उसके बीच में लगा होता है कुछ इस तरीके से। तो मैंने आपको पहले इमेज में भी दिखाया था, यहाँ पर आपके दो TXV वाल्व थे, एक आपका प्लेट टाइप हीट एक्सचेंजर या सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर के वहाँ पर लगा होता है और दूसरा आपका इवेपोरेटर के पास लगा होता है। तो एक बार प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप कर दिया गया था रेफ्रिजरेंट का, फिर से किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि जो रेफ्रिजरेंट इंटर करेगा इवेपोरेटर के अंदर वो फुली लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, जिससे कि जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो काफ़ी मात्रा में बढ़ सके, चिलर का जो COP है वो बढ़ सके। इसलिए यहाँ पर आपको एक और इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व देखने को मिलता है। तो सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर का जितना भी मेन पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है, बचता है इसका एक आपका कंप्रेशर की तरफ जाने वाला पाइप, उसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको मेन स्ट्रीम दिखाई थी, उसमें से डिवाइडेड सेकेंडरी फ्लो पाइप वो भी दिखाया और इवेपोरेटर की तरफ जाने वाला पाइप पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है कि इनमें किस तरीके का रेफ्रिजरेंट जाता है और किस तरीके से वर्क करता है। अब आता है आखिरी पाइप जो कि जाता है आपके कंप्रेशर की तरफ। सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर से ये जो पाइप है वो कंप्रेशर से कनेक्ट होता है, इसी के बीच में आपका एक मफलर कनेक्ट होता है जो कि रेफ्रिजरेंट के पल्सेशन को कम करता है, साउंड को कम करता है और रेफ्रिजरेंट को जाने देता है आपके कंप्रेशर के अंदर। इसमें आपका लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट जाता है वेपर फॉर्म में, क्योंकि आपको पता है कंप्रेशर के अंदर लिक्विड फॉर्म में अगर रेफ्रिजरेंट जाएगा तो रेफ्रिजरेंट कंप्रेशर उसको कंप्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि उसको लिक्विड को कंप्रेस करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर वेपर फॉर्म में रेफ्रिजरेंट जाता है, पर कैसा रेफ्रिजरेंट जाता है, लो टेम्परेचर का, जो कि क्या करे, कूलिंग इफेक्ट जनरेट करे कंप्रेशर के अंदर, क्योंकि कंप्रेशर के अंदर भी कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको कूलिंग की ज़रूरत होती है और अगर उनको कूलिंग नहीं मिलती है तो उनके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि मोटर साइड जहाँ पर आपकी वाइंडिंग लगी होती है। कहीं कहीं पर आपको ज़रूरी नहीं है कि ये सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर देखने को ही मिलेगा, कहीं कहीं पर कॉस्ट कटिंग के लिए आपको नॉर्मल चिलर भी देखने को मिलता है। तो उसमें किस तरीके के कनेक्शंस होते हैं, तो जो मेन स्ट्रीम आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाई थी जहाँ पर आपको फ़िल्टर ड्रायर कोर देखने को मिला था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो कंडेंसर से फ़िल्टर ड्रायर कोर कनेक्ट है उसको, उसी लाइन को आगे अगर हम बढ़ाएं और हम हटा दें आपके सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर को, तो ये डायरेक्ट लाइन कनेक्ट होगी आपके इवेपोरेटर लाइन से, जो मैंने आपको अभी दिखाई थी लास्ट में, इवेपोरेटर लाइन। और इसमें आपको सिंपल एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व देखने को मिलता है जो कि प्रेशर टेम्परेचर को ड्रॉप करेगा रेफ्रिजरेंट के। तो हमने यहाँ पर सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर को हटाया और आपका जो मेन स्ट्रीम की लाइन थी वो डायरेक्ट कनेक्ट कर दी हमने इवेपोरेटर के साथ, और उसमें आपको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व देखने को मिलता है और वो जाती है सीधे इवेपोरेटर की तरफ। चिलर में सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर को लगाया ही इसलिए जाता है कि वो चिलर में सबकूलिंग इंक्रीज़ करके दे। तो पहला जो पॉइंट है वो सबकूलिंग इंक्रीज़ करने का है।
तो जहाँ पर आपका सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर लगा होगा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो सब कूलिंग है उसके इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो बढ़ता है, चिलर की जो COP है वो बढ़ती है, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ती है और साथ के साथ जो बिजली की खपत है उसको ये कम करता है। तो इतने पॉइंट आपको सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर वाले चिलर में देखने को मिलते हैं और साथ के साथ जो रेफ्रिजरेंट है उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल में लिया जाता है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं वो आपको मैं समझा देता हूँ। तो जब आपको सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर में देखने को मिलेगा जो लिक्विड फॉर्म में रेफ्रिजरेंट निकलता है और जो नॉर्मल चिलर होते हैं जहाँ पर आपका सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर नहीं लगा होता है उसमें आपको कुछ मात्रा वेपर फॉर्म की देखने को मिलती है या मिक्सचर फॉर्म होता है वो रेफ्रिजरेंट का। और जहाँ पर लगा होता है सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर वहाँ पर आपको अधिक से अधिक मात्रा में लिक्विड फॉर्म देखने को मिलता है जिससे कि इवेपोरेटर प्रॉपर तरीके से हीट एक्सचेंज कर पाता है सेकेंडरी फ्लूइड के साथ और आपकी जो कूलिंग इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। तो मेन ये रीज़न थे या एडवांटेजेस थे सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर को लगाने के। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस के। तो डिसएडवांटेजेस के अंदर सबसे मेन पॉइंट आता है इसका कॉस्ट का। तो सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर लगाने के बाद जो कॉस्ट है ऑब्वियस सी बात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है चिलर की और जो कनेक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, मेंटेनेंस बढ़ जाती है और जो रेफ्रिजरेंट साइकिल है वो तो ऑब्वियस सी बात है कॉम्प्लेक्स हो ही जाएगी। तो वीडियो को समाप्त करने से पहले आपका जो फीडबैक है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वीडियोज़ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए, उसको और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, नॉलेजेबल बनाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके आपका जो भी ओपिनियन है इस वीडियो से रिलेटेड, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई डाउट है आपका, वो शेयर कर सकते हैं। आपने कमेंट बॉक्स में जाना है, अपना डाउट या वीडियो से रिलेटेड जो भी ओपिनियन है वो आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, चैनल पे एक और वीडियो अपलोड है पहले से सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में जाके आप देखिएगा, पिन कमेंट में आपको उसका लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर से देखिएगा जिससे कि आपका जितना भी डाउट है या और आप जानना चाहते हैं सबकूल्ड हीट एक्सचेंजर के बारे में तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं इसी तरीके की और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।